तो साथियों चलते हैं, आज हम लोग अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 देखते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसमें कह रहा है, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो आप सबको पता होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना फूट डालो और राज करो नीति के तहत अंग्रेज़ों की चाल पर हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना तो कई लोग मानते हैं आगा खान थे, लेकिन आगा खान नहीं थे। ये जो आगा खान थे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक माने जाते हैं वो हैं नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी यही सही आंसर है इसका। अगर पूछे कि आगा खान कौन थे तो ये आगा खान इसके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखते हैं हमारा दूसरा, ये जो 71 क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। देखते हैं हम लोग कैसे बड़े क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको पहले देखते हैं। देखिए क्या है, IAS सन 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या कहा गया है इसमें? पूछ रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है। अब हम लोग देखेंगे ये कि कैसे भारी भरकम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है। पहला, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अरहार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। मान लीजिए हमें नहीं पता है, ये छोड़ देते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। सही बात है। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसने स्थापना किया है, उन्हीं का नाम है सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है। तो देखिए 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग की जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था, वो बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। नहीं भाई, यही गलत है। मुस्लिम लीग ने जो बंगाल विभाजन हुआ था इसका विरोध नहीं बल्कि इसका समर्थन किया था। तो ये देखिए चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, सब लोग जानते हैं खां मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो ये गलत है क्योंकि इसमें दिया था विरोध करना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखिए हम लोग बड़े क्वेश्चन को, हर एक बड़े क्वेश्चन में एक उसमें की पॉइंट छुपा होता है हमें उसे समझने के लिए। तो चलते हम लोग अपना 72 क्वेश्चन नंबर 72 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये बताना है। तो ये मेरे भाई अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्या है इसमें? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसी न किसी आयोग में, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो हमें पता है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। आपको पता होगा मार्ले मिंटो अधिनियम जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी कि मुसलमानों को अलग जो है निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत रखना चाहती थी, यानी मुसलमान कैंडिडेट को अब मुसलमान ही वोट कर सकते हैं। तो ये जो है मार्ले मिंटो से था, जो 1909 वाले में था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में किसकी बात किया गया था मेरे भाई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी अब मुसलमान कैंडिडेट को अब मुसलमान ही वोट देंगे। ऐसा एक बार फिर आया था दलितों के लिए, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। तो आप लोग कमेंट में बताइए वो क्या था। तो हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 74 में? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? हमें पता है पहले से ये भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन ये दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो मेरे भाई 1911 में। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था मेरे भाई, आप लोग को पता होगा, वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय उसका वायसराय था। तो चले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 75 पे देखते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों, इसका मतलब है मेरे भाई ये नरम दल और गरम दल की बात कर रहा है। तो अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन यानी नरम दल और गरम कांग्रेस 1907 में सूरत वाले अधिवेशन में विभाजित हो गई थी नरम दल और गरम दल में। वही कराए कि ये लोग कब मिले, यानी पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था, यानी जो नरम दल और गरम दल के मिलन हुआ, उस मिलन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? तो मेरे भाई एनी बेसेंट ने। वही एनी बेसेंट, हम सबको पता होगा जो अमरूल आंदोलन चलाई थी, तो वही इन्हीं की बात कर रहा है। तो चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का अब 76। क्या कर रहा है इसमें, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है और एनी बेसेंट के बारे में कुछ कथन दिया है, तो कथन कौन सा सही है उसे हमें कूट के माध्यम से डिसाइड करना है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, IAS 2013 में पूछा गया है। देखें कितना सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, अभी सभी को पता है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, ये तो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, मेरे भाई ये गलत है, ये एनी बेसेंट जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, संस्थापिका नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। यानी अब जो कथन नंबर 2 जिस विकल्प में रहेगा वो विकल्प गलत हो जाएगा, यानी 2 इसमें है तो ये गलत हो गया, इसमें है तो ये गलत हो गया, इन्हीं में से कोई होगा, ए या सी में से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष हुई थी, हाँ मेरे भाई 1917 में। ये एनी बेसेंट प्रथम भारतीय जो है प्रथम कांग्रेस की, अगर प्रश्न अगर हम लोगों से पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी तो वो एनी बेसेंट, अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हम लोग 77 पर। क्या है 77 में हम लोगों का, ये देखिए यूपी RO ARO में ये प्रश्न पूछा गया है 2017 में। क्या कर रहा है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह शब्दकूट था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। ये ऑपरेशन रूबिकॉन मेरे भाई अंग्रेज एक ये कूट भाषा, ये ऑपरेशन रूबिकॉन जो शब्द है अंग्रेज इसे कूट भाषा प्रयोग करते थे। इसका मतलब था कि जो आमरण अनशन था, इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसका मतलब रूबिकॉन आमरण अनशन को अंग्रेज़ जो है ऑपरेशन रूबिकॉन के संदर्भ करते थे। जब गांधी जी एक बार जेल में बंद थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कहा कि अगर ये गांधी जी मर जाते हैं तो आप लोग ऑपरेशन रूबिकॉन बता देना कि ये आमरण अनशन कर रहे थे इसलिए मर गए। तो यही अंग्रेज़ों का एक ऑपरेशन रूबिकॉन आमरण अनशन को लेकर एक कूट भाषा था। तो चले हम लोग इसका प्रश्न, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम लोग 78 पर। बहुत सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। देखते हैं क्या है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तो हम सबको पता है मेरे भाई 1916 में तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन शुरू किया। उसके 4 महीने बाद ये एनी बेसेंट ने भी अपना जो है अन्य जगहों पर ये होम रूल आंदोलन चलाया। 1918 में मेरे भाई ये दोनों यानी तिलक का और एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन था इसको मिला दिया गया। और 1920 में की बात करें, 1920 में इसका नाम स्वराज सभा रख दिया गया था होम रूल आंदोलन का। तो ये पूछ रहा है होम रूल लीग को एक में मिलाया गया था, तो मिलाया गया था ऑप्शन नंबर बी 1918 में। तो चले हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 3 थे हमारे पास। ये 3 घटनाएं दी हुई हैं, इन घटनाओं को ऑर्डर में सेट करना है। तो हमें पता है कि पहले कब हुआ था, उसके बाद कब हुआ था, उसके बाद कब हुआ था। तो पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी 1946 में हुआ था। तो आप लोग पता लगा लीजिए, मैंने आपके सामने डेट को रख दिया। सबसे पहले कौन हुआ था, ये गोलमेज यानी तीसरा सबसे पहले हुआ था, उसके बाद ये दूसरा हुआ था, उसके बाद पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी सेट हो रहा है हमारा। तो ये हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए किसी न किसी वो एग्ज़ाम में आयोग में पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार अगर आप लोग इसे डिटेल से देख लेंगे, इसका मंथन कर लेंगे, तो आपकी तैयारी में धार लगेगी ही और आगे चलकर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्ज़ाम हॉल का वो बढ़ेगा। तो चलते हम लोग 80 पे देखते हैं कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो मेरे भाई गांधी जी का जो सत्याग्रह की जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, उसमें गांधी जी हड़ताल को सबसे अंतिम में रखते। जब उनके सारे हथियार, सारे विकल्प खत्म हो जाते थे तो वो हड़ताल को रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल उनका अंतिम विकल्प होता था। तो चले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 81 पर। देखिए क्या है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी गांधी जी हिंसा का सबसे खतरनाक रूप किसे मानते थे। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, गरीबी का स्थायित्व। कुछ लोग सोचेंगे कि गो हत्या, क्योंकि गांधी जी ऐसा नहीं, गांधी जी का कहना था कि मैं एक गाय से ज़्यादा इंसान की जान की अहमियत समझता हूँ। तो जो क्रूरतम, हिंसा का क्रूरतम रूप मानते थे गांधी जी, वो गरीबी का बने रहना, यानी गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ये कहते थे कि अगर जो
गरीबी अगर किसी इंसान के किसी परिवार में बनी रहती है तो वो हिंसा का सबसे खतरनाक रूप है, उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलते हैं हम लोग 82 पर। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो देखिए, ये कुछ लोग बताते हैं कि जोहान्सबर्ग, लेकिन ये ऑथेंटिक या आयोग ने जो अपना आंसर बताता है ये पीटर रिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। इस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि गांधी जी टिकट लेकर ही फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो उनको जो है कह रहे थे कि ये काले लोग फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्हें फेंक दिया गया था इस स्टेशन पर। तो चले हम लोग 83 पर देखते हैं क्या है। MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन था सबसे पहले किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने मतलब अध्यक्षता नहीं की थी, मतलब उसमें केवल भाग लिया था, उसमें उपस्थित थे? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था, दिनसा वाचा ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यहाँ उपस्थित थे। और आप लोग एक बात कमेंट में बताइए, गांधी जी कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और कब किए थे? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वो 1924 में किए थे। तो आप लोग बताइए जो है किस अधिवेशन में किए थे, आप लोग उस स्थान का नाम बताना है। तो चले हम लोग 84, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? कुछ लोग कह देंगे शांति निकेतन, लेकिन नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब देखिए, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए, देखने में तो भारी भरकम है। मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भारी भरकम क्वेश्चन आपको लगे, आपको ये हड़काने के लिए ऐसा प्रश्न दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे प्रश्न जो है सरल होते हैं। कैसे? देखिए आप, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएँ अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी ने बदल डाला था? तो उस पुस्तक में क्या ऐसा था जो वो बदल डाला? तो मेरे भाई, अनटू दिस लास्ट महात्मा गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक है। इसमें यह बताया गया था कि मानव कल्याण के बारे में, मानव कल्याण आप करोगे तो इसका मतलब सबसे बड़ा कल्याण वही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या मिलता है, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं ऑप्शन पर, तो आ गए, देख लीजिए क्या है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी, अनटू दिस लास्ट में इसका जो मर्मम है यही है। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में क्या है? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पहले पता है गांधी जी ने पहले वाले में भाग नहीं लिया, तो दूसरे में समझौता वगैरह करके दूसरे में भाग लिया, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरे में भी नहीं लिया था, तो दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपको एक कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सभी जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग लिए थे। तो आपको इतना हिंट दे देता हूँ, वो दलितों के सबसे बड़े नेता थे। तो आप लोग बताइए उनका नाम क्या था। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। 87, गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी गांधीवाद अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इसे बताना है हमें। 87 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी इस गांधीवादी अर्थव्यवस्था को लोग अपनाते हैं और इसके बारे में बताते हैं, 87 के बारे में। तो देखिए, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था को बल देते थे। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है, लेकिन हमें जो गलत है उसको बताना है। हाँ, गांधी जी चाहते थे कि हमें ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो अहिंसावादी अर्थव्यवस्था, उसमें किसी की जान माल को ठेस न पहुँचे। बी वाला क्या है? केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। तो गांधी जी का ये भी कहना सही था, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, ये भी बात सही है। गांधी जी चाहते कि अगर भारत में मशीनें काम करने लगेंगी तो भारत में इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, तो एक मशीन जो है सैकड़ों मजदूरों का रोजगार खा जाएगी, तो इसलिए गांधी जी चाहते कि भारत में मशीनीकरण अभी नहीं चाहिए। वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, तो वो चाहते थे कि यूएस एक डेवलप है, वहाँ पर मशीनीकरण सही है, तो ये गलत है। वो भारत में मशीनीकरण नहीं चाहते थे, लेकिन यूएस में चाहते थे, यूएसए में, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है।
तो देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। आपको मैं एक एक ऑप्शन को डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप इसका एक बार मंथन अगर करेंगे तो इसका आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका भरपूर लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन नंबर 88 पर। गांधीयन इनोवेशन, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का मतलब क्या है, क्या इसका तात्पर्य है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, या उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये सही है ऑप्शन नंबर डी। यानी गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार जो है, इसका मतलब ये है कि हम कम से कम पूंजी लगाएं और उसके बदले हमें अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो और वह उत्पाद अधिक से अधिक लोगों के लिए काम आए। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अब हम देखते हैं अपना 89। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह ये सबसे पहले हुआ था। तो इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन का आप लोग बारे में इसको पता होगा, 1921 में शुरू हुआ था, 21-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। चंपारण जो है 1916 लास्ट 17 के में हुआ था। तो यही सबसे पहले यही हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग अब देखते हैं 90। चंपारण जनपद, चंपारण हमें पता है बिहार का एक ज़िला है। तिनकठिया, यही चंपारण अभी जो ऊपर वाले बताए हैं। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या था? यही तिनकठिया प्रथा समाप्त करने के लिए गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी का यह सबसे सफल आंदोलन और पहला और सबसे सफल आंदोलन माना जाता है। तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का मतलब ये था मेरे भाई, अंग्रेज़ों ने वहाँ नियम बना रखा था कि जिसके पास जितनी ज़मीन है उस ज़मीन को 20 हिस्सों में बांट देगा। 20 हिस्सों में बांट कर उसके 3 हिस्सों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तो यही है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही तिनकठिया प्रथा अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसी को महात्मा गांधी जी ने समाप्त किया था अपने पहले सफल आंदोलन से। कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम लोग 91। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया था? हमें पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबके जहन में ये होगा, आप लोग इससे परिचित होंगे, पढ़े होंगे, कहीं न कहीं इसके बारे में सुना होगा कि एक बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो लोग एक वहाँ के बहुत फेमस नेता थे, सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था, क्रांतिकारी घटनाएं जब बढ़ रही थी तो वो सोचे कि हमारे खिलाफ़ जो है ये इतना बढ़ जाएगा तो हमारा वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक कानून बना दिया जिससे सब लोग मतलब बताते थे कि ये ऐसा कानून है कि बिना मतलब किसी को कारण बताए उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो लोग ये सैफुद्दीन, किचलू, ये सब इसको विरोध कर रहे थे तो इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, किचलू और सत्यपाल को। और इनके गिरफ़्तारी के विरोध में लोग जलियांवाले बाग में अपना मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ उनको ऊपर ऑप्शन नंबर बी। 92 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? हमें पता है यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में हुआ, तो इसकी स्थापना कौन इसमें संबंधित नहीं है, तो ये हमें बताना है। मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है, यही सही है। और बाकी यूपी की 1918 में जो स्थापित हुई यूपी किसान सभा, इससे जो है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय ये सब संबंधित थे। तो जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। तो चले हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं 93। क्या है? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। अवध एक पहले यूपी का एक महत्वपूर्ण, आज जो यूपी है इसका कुछ महत्वपूर्ण हिस्से थे। इसको जो है अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने किया था। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का मेरे भाई, अवध में एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन के अपने बारे में सुना होगा कि मदारी पाशी इसके जो है नेतृत्व करता था इस आंदोलन के। तो एका आंदोलन का मतलब ये था मेरे भाई कि जो लगान होता था उसको कैश में परिवर्तित करना, जो उसके जो है
जो उसमें खेती बाड़ी में कुछ होता था उसको पे करते थे वो लोग चाहते थे कि इसको जो है कैश में परिवर्तित किया जाए, जिससे उन्हें खाने के जो लानत पड़ जाते थे इससे वो छुटकारा पाएँ। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है 94 वाले में। 95 वाले में देखते हैं हम लोग, वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑल इंडिया फार्मर यूनियन यानी अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, पटना। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था ये। तो कितना महत्वपूर्ण, कितनी बार पूछा गया है ये। हम लोग देखते हैं 96, स्वामी सहजानंद सरस्वती, SSS स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती की। तो अपने मृत्यु को ठीक पहले उन्होंने ये काम किया था। तो चलते हम लोग 97 पर। 97 में क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हमारे पास कुछ ऐसे जो है इवेंट्स दिए गए हैं और इधर जो है उनके जो है जो नेतृत्व करता है उनको बारे में उनका नाम दिया गया है। तो हमें इसको मैच कराना है। मैच कराकर हमें ऑप्शन में उसे सेट, कौन सा सेट मैच हो रहा है उसको देखना है। तो हमें पता है मेरे भाई, ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये किससे संबंधित है। भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, बकाश संघर्ष। तो इन सभी के बारे में यहाँ हमें इतने नाम दिए हैं और इसको हमें मिलाना है। 97 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मेरे भाई। तो देखते हैं हम लोग। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 पर है ये। अब हम देखना है कि ए कौन से विकल्प में ए के साथ 2 है। तो 2 में है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय ये किससे संबंधित है मेरे भाई, NG रंगा से। अब देखिए B4 से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा और C3 D1 ये होगा हमारा। तो इससे हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग इसको पा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है इसमें 98 में, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। बंगाल में जो तिभागा किसान आंदोलन हुआ था वो उनकी मांग क्या थी, वो क्यों ऐसा आंदोलन किए थे तिभागा नाम से। 98 वाले में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा 98 वाला। तो देखिए जमींदारी की हिस्सेदारी फसल को आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यानी जो जमींदारी की हिस्सेदारी को जो फसल थी उसे आधा वो लोग लेते थे जो है टैक्स के रूप में। तो चाहते थे कि आधा न लें, उसके बदले 1/3 लें। इसी के लिए ये तिभागा हुआ था, यानी 3 भाग लें, तीसरा भाग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 99 देखते हैं हम लोग। 99 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था। तो चलते हैं अब हम लोग 100, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या है यहाँ, देखिए क्या है 100। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो बारदोली में, ऑप्शन नंबर बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो हमें पता है भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था और प्रथम इसके जो कहा जाता है कि प्रथम इसके जो आंदोलन उसके जो सत्याग्रही थे वो ये थे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मेरे भाई। आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसने किया था, अभी आपने पता चला विनोबा भावे ने ही किया था। कितनी बार पूछा गया है ये। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो हुई थी तो किसने किया था। 103 वाले में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है।
तो वीपी वाडिया ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग अपना आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। देखिए एक कोड बनाते हैं, मैं कहीं पढ़ा था, और अपने जो राष्ट्रपिता उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक ये जो पीडीएफ था इसमें ऐसा पहले से था। देखिए क्या है, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है अटला। अटला की स्थापना किसने किया था? ये टकला। तो टकला महात्मा गांधी जी थे। तो इससे इसका रिलेशन ये है, अटला से अटला की तरह टकला है और टकला की तरह महात्मा गांधी। तो ये सेट हो जा रहा है, इससे आपके जो मतलब इससे याद कर सकते हैं इस कोड को। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रत्नदेव, लाला लाजपत राय, सत्यभक्त या एमपी जोशी? 105 वाले में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये प्रश्न है। इसके जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसके अध्यक्ष जो थे, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। कितनी बार पूछा गया है ये, देखिए क्या है 106 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आई2 कांग्रेस 1920 का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय या एनएम जोशी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई ये हमारा 106 वाला, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन हमें पता है, इस आंदोलन पर काम करता है कि समाज में जाति व्यवस्था खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो, जो देश की संपत्ति हो वो बराबर सभी लोगों को बराबर मिले। तो यही साम्यवादी आंदोलन था। एक साम्यवादी पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। तो यही जो कानपुर षड्यंत्र केस है यही साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। इनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो चले हम लोग 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था वो किसने किया था? इंद्रसेन, एम.एन. रॉय, सोमेंद्रनाथ टैगोर या सचिंद्रनाथ सान्याल? 108 प्रश्न नंबर 108 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है। तो ये एम.एन. रॉय ने किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो चले हम लोग 109 पर। क्या है हमारा 109 में? सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्रनाथ टैगोर का जो स्थापित एक पार्टी बनाई थी उसका क्या नाम था? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या अतिवादी लोकतांत्रिक दल? 109 में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न है। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है इसका प्रश्न। चलते हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 110 पर देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 110 है क्या कर रहा है? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो जो इसमें पूछ रहा है कि सही यानी सही कोड का प्रयोग है, यानी इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं इसको हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा सही है। तो देखिए ये तो सही है, ये वाला रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। और ये गलत था, इससे इसका कोई संबंध नहीं। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। तो ये साइमन कमीशन तो 1927 में हुआ था, ये गलत है। तो 3 जहाँ होगा ये गलत हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 11 में क्या है? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत को लौटाने वाले व्यक्ति थे कौन? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 30 मई 1919 को, जो कि जब अप्रैल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें बहुत से लोग जो मारे गए थे बाग में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इससे निराश होकर अपनी जो है उपाधि थी वो अंग्रेज़ों को लौटा दिया था।
तो नाइट, जिसकी उपाधि नाइटहुड की उपाधि कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सर शंकर नायर ने, मदन मोहन मालवीय या तीनों ने? तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, सर शंकर नायर ने। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया था? किसने? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू, जिसे टीबी सप्रू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 में। तो इसमें देखिए, अभी मैंने बताया आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग पत्र दे दिया था, और सर शंकर नायर ने कार्यकारिणी से परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्हीं की, इसे सर की उपाधि इसे कहा जाता है। तो इन्होंने ही सर की उपाधि से इस्तीफा दिया था, बात वही है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। आपके नज़र में कुछ प्रश्न कड़े या बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं से उसका लिंक अगर ढूंढेंगे तो सरल प्रश्न रहता है। मैंने कई बार कहा, ये आपको भड़काने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। 14 में क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, या संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मेरे भाई 114 वाला प्रश्न है, इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बन रहा है, तो देखिए इसमें तो संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये तो नहीं होना चाहिए 3, और अल्पसंख्यकों को आरक्षण के लिए ये भी तो उतना नहीं है। तो 114 वाला हमारा जो प्रश्न है इसमें मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सेट होगा। तो कौन सा इसमें होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी, वो लाहौर अधिवेशन में हुआ था ऐसा पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया जो तीसरा वाला, ये तीसरा गलत नहीं, ये सही होगा। हमें लगा कि ये कौन सा सही नहीं है, ऐसा कर रहा है। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 पर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद मेरे भाई अंग्रेज़ों ने हंटर आयोग की नियुक्ति किया था, और उसमें यह पाया गया कि हाँ, जनरल डायर जो है बहुत ही मजबूरी अवस्था में गोली चलाने का आदेश दिया था, वो जो किया वो उचित किया, इसमें ये बताया गया था तो हंटर आयोग में। और इसके लिए कांग्रेस ने भी अपना एक जांच समिति बनाई थी, कांग्रेस जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था, और उसके सदस्य गांधी जी, नेहरू इत्यादि लोग थे। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो चलते हम लोग थोड़ा सा इसको, एक क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल वो डायर निम्नलिखित में से किसने मार डाला था? तो हमें पता है, जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था और हज़ारों मासूम वहाँ पर मरे थे, तो उसको उधम सिंह ने मार डाला था। ऑप्शन नंबर सी, उसके घर में जाके, यानी उसके देश। 17 देखते हैं क्या है। सत्रह में क्या है मेरे भाई? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति, अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इसको जो कांग्रेस जांच समिति की जो रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वो ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी जी को ये कार्य सौंपा गया था लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हम लोग अगले पर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मेरे भाई, वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए, यही दो जो प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के कई नेता थे, लेकिन प्रमुख नेता यही थे, ऑप्शन नंबर बी, ए वाले। तो सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आप लोग इसे ऑब्जर्व अगर अच्छे से करेंगे तो इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो मेरे भाई जिन्ना ने, जब खिलाफत आंदोलन बढ़ा था तो गांधी जी ने
एक मुसलमानों को जो है संगठित करने के लिए उसका समर्थन किया था। और इसी के विरोध में ये जिन्ना ने कहा था कि गांधी जी आप जो मुस्लिम धार्मिक प्रकृति के लोग हैं उनको कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें। तो ऑप्शन नंबर डी, जिन्ना ने ऐसा गांधी जी को कहा था। 120 क्या करा है प्रश्न नंबर 120 में, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः, यानी क्यों किया था, इसका मुख्य कारण क्या था। तो मेरे भाई कांग्रेस सबसे मुख्य कारण ये था कि हम अगर मुसलमानों का हेल्प कर देंगे, यानी उनके खलीफा के पद को पुनर्स्थापना अगर हो जाएगी तो मुसलमानों की हमारी सहानुभूति मिल जाएगी और मुसलमान हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में समर्थन करेंगे। तो एक तो खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए किया गया था, ये सही है। खलीफा पद को हटाने के लिए किया गया था, ये तो सरासर गलत है। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए की गई थी, ये सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 121 पे। क्या है 121 में, इसको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 121 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो मेरे भाई मदन मोहन मालवीय कह रहे थे कि ये मुसलमानों को ये जो मामला है इसमें एक कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। वो चाहते थे कि वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे, तो मदन मोहन मालवीय। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो वो किस वर्ष हुई थी, इसको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 में तो हुई थी मेरे भाई 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो 123 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति का नाम है, इसमें CR दास ने किया था, एनी बेसेंट ने, या BC पाल ने, या मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न नंबर 123 बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, CR दास, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम लोग अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किस एक केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, HG वेल्स, हेराल्ड लास्की एंड रूजवेल्ट ने सहानुभूति की टिप्पणियाँ की थी। INA मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसी घटना थी जो इतनी बड़ी हो गई थी कि ऐसे बड़े बड़े लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, HG वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट, ऐसे लोग इसकी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी। 124 वाले प्रश्न में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये UP PCS प्री में भी ये पूछा गया है और भी एक जगह पूछा गया था, इसमें मिट गया है। तो इसलिए कौन सा इसमें एक ऑप्शन सही है हमारा, तो मेरे भाई मेरठ षड्यंत्र केस के मामले में ये ऐसा हुआ था। तो चले, ये साम्यवादी से संबंधित था। तो चले हम लोग 25वां पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 क्या कर रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इसको बताना है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, ये तो सही है, लेकिन हमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है, ये भी सही है। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो 125वां में कौन सा ऐसा था वो सही था, मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं था पूछ रहा है। तो जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं, जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो इस आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन में 20 से 22 तक था, स्वराज की 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहिष्कार का भी लक्ष्य रखा गया था और इसमें कपड़े जो जलाए जा रहे थे, विदेशी कपड़ों को, इसी पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने तंज कसते हुए कहा कि ये जो कपड़े जला रहे हैं इसको भारत ने अपने पूंजी से, अपने पैसों से ख़रीदा है, अंग्रेज इसको बेच चुका है, अब इसको जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। गांधी जी को उन्होंने टिप्पणी की थी। तो चले हम लोग अपने प्रश्न नंबर 126 पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि।
जब वो मेरे भाई दक्षिण साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी आए भारत में, तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी को लगा कि अगर हम अंग्रेज़ों का हेल्प कर दें तो अंग्रेज़ हमें स्वराज दे देंगे, यानी जो डोमिनेंट स्टेट की मांग थी वो दे देंगे। तो अंग्रेज़ ऐसा कहे थे। तो गांधी जी घूम घूम के कह रहे थे कि भाई आप सेना में भर्ती हो जाओ। तो गांधी जी अंग्रेज़ों का समर्थन बहुत किए थे, बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करवाए थे, जिसके कारण गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी लोग कहने लगे थे। तो इसी के कारण अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को ऐशर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। और जब जो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस उपाधि को त्याग दिया था। 27 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन का इनको पूरा समर्थन था, लेकिन जैसे आंदोलन शुरुआत हुआ 1920 में इनकी मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की। तो चलते हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पर किसी न किसी आयोग में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं। और किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। ये राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के समय कहाँ पर सक्रिय थे, ये पूछ रहा है 128 वाले प्रश्न में। तो मेरे भाई छपरा में, बिहार का एक प्रमुख जिला है छपरा, तो यहाँ पर। तो चलते हम लोग अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो हमें पता है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ पर एक हिंसक झड़प हो गई गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और ये कब हुआ था, इसकी जो ऑथेंटिक, कई लोग मानते हैं 5 फरवरी, कई लोग मानते हैं 4 फरवरी, लेकिन आयोग ने अपना जो एक ऑथेंटिक, जो अपना प्रमाणित आंसर जारी किया है 129 वाले में मेरे भाई, तो वो किया है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग 5 फरवरी ही लगाइएगा प्रश्न में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित। अभी मैंने बताया गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में है। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अभी मैंने बताया चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। आगे देखते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। चौरी चौरा घटना कांड। यही जब चौरी चौरा घटना हो गया तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वो कहे कि ये असहयोग आंदोलन की हमारा चलाना एक हिमालय जैसी भूल थी कि हमने ये जो असहयोग आंदोलन चलाया और उसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड के बारे में। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था, जब असहयोग आंदोलन चला था तो ये एक तरह से बहिष्कार का भी इसमें वो था आंदोलन, कि यानी विदेशी चीज़ों को, विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, बर्बाद फेंका जा रहा था, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। तो उस समय जब विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा, कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ हमें बेच चुके हैं, हम अपने पैसे काढ़ी कमाई का इसे खरीदे हैं, अब इसे जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वही ये किए थे, ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं आप लोग कितनी बार ये पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। तो हमें पता है जब असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड को ये रोक दिया, जो युवा वर्ग थे उसमें बहुत निराशा आई। तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और ऐसे कई जो लीडर थे, वो सोचे कि हम एक अलग पार्टी बनाएं और उस पार्टी की वजह से, उस पार्टी को जो है जोड़कर लोगों को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे कई लीडर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ये लोग तो नहीं थे, तो 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। तो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया और बाद में जो है स्वराज पार्टी 1923 में बनी। आगे देखते हैं हम लोग, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हो गया।
तो हमें पता था मेरे भाई 1919 वाले अधिनियम में कहा गया था कि हम 10 वर्ष बाद हम जांच करेंगे कि क्या भारत के लोग अपना शासन चलाने के लिए योग्य हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो मेरे भाई इसमें ये जांच करना था, लेकिन 1927 में ही वो जो है ये भेज दिया गया, एक आयोग गठित किया गया साइमन कमीशन, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज़ थे। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी भारत जो है अपना शासन करने में सक्षम, जो भारतीय लीडर हैं ये अभी शासन करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। तो इसके लिए विरोध हुआ कि क्या अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे, इस कमेटी में, इस जो समिति है इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं है, तो आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ अभी हम लोग अपना शासन चलाने में योग्य नहीं हुए हैं। तो यही है मेरे भाई, तो कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसका मुख्य कारण यही था। तो जन आंदोलन जो शुरू हुआ साइमन कमीशन के आने के बाद। तो चले हम लोग 43 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए। आगे देखते हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, हमें बताना है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन या साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही किया था। क्यों किया था? उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। यानी ए कथन और कारण दोनों सही है, यानी और इसका आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। 45 चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसमें। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में लिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो मेरे भाई साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखने में तो भारी भरकम है, प्रश्न सरल है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए क्या है। देखिए, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। ये सही है कि नहीं सही, अगला पढ़ते हैं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। पता नहीं। इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अब अगला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि इनमें भारतीय पुलिस सेवा का प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना के वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो मेरे भाई कौन सा कथन से सभी गलत हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसको व्यक्ति का नाम इधर दिया गया है और इधर पद धारित दिया गया है, तो इसको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 में महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। तो एक तरफ दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में युग्म दिया है, कौन सा ये जोड़ा सही है कौन सा नहीं सही है ये बताना है। तेज बहादुर सप्रू, पीबी सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे, सही है गलत है ये बताना है। केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे, ये सही है गलत है ये बताना है। और पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे कि नहीं थे ये बताना है 46 में। तो मेरे भाई सभी के सभी सही हैं, इसमें जो दिया है सभी सही हैं। तो अगला हम देखें अगले पेज पर, तो इसका यानी सब सही है। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी सही है। अब देखें क्या है हमारा 47 में क्या है। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए 47 में। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? खिलाफा, जो खलीफा का पद समाप्त किया गया था तो उसके लिए। 48 में क्या है देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये। 48 में क्या है इसमें हमारा, इसको देखते हैं और कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है हमें उसको बताना है। हाँ यही हमारा गलत है। तो देखिए फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेगा। मेरे भाई यही गलत है।
जबकि उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों को सत्ता दे देंगे, सत्ता सौंप देंगे, सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। तो यही उन्होंने ऐसा कहा था, न कि ऐसा कहा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो बाकी सही होंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब खत्म कहानी। तो इसलिए कहा जाता है बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो सरल होते हैं। भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमें पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन 1885 बम्बई में हुआ था, सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी दोनों सही है। 50 में क्या है? 50 में मेरे भाई महत्वपूर्ण सवाल है, क्रिप्स मिशन के बारे में दिया गया है और कौन सा सही नहीं है इसको बताना है हमें। तो मेरे भाई मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट, या जिसे कहता है एक मसौदा घोषणा जिसे कहा जाता है ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नहीं, ये गलत है। 50 वाला में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी ये सही नहीं है। तो युद्ध के पश्चात मिशन को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाना, और ये सब सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है हमारा 50वें वाले में। तो 51 में क्या है? महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए? हिंद स्वराज में, या एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टू द ट्रूथ, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, भगवद गीता और अकॉर्डिंग टू गांधी। तो किस में किया गया था? महात्मा गांधी की सामाजिक आदर्श किस में प्रकाशित किए गए थे? तो ये मेरे भाई हिंद स्वराज में, ऑप्शन नंबर ए। 52 वाला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित मुसलमानों के सरोकार को प्रतिबिंबित करता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगले पेज पर हम लोग देखते हैं कौन सा है। वो पत्र पत्रिका का सेट दिया है। तो मेरे भाई ये कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल, ये सभी जो पत्रिकाएं हैं या ये जो समाचार पत्रिकाएं हैं, यह मुसलमानों के जो सरोकार से संबंधित थी, शिक्षित मुसलमानों के सरोकार को दिखाती हैं। कॉमरेड एक अंग्रेजी में छपता था, और कॉमरेड जिसे मोहम्मद अली इसे प्रकाशित करते थे, और हमदर्द एक उर्दू पत्रिका थी, इसे भी मोहम्मद अली प्रकाशित किए थे। जमींदार ये भी एक उर्दू पत्रिका थी। अल हिलाल इसे जानते हैं, हमें अबुल कलाम आज़ाद ने ही इसको प्रकाशित किया था उर्दू भाषा में। तो ये सभी जो है मुसलमानों को प्रतिबिंबित करती हैं, शिक्षित मुसलमानों को। देखिए क्या है 1953 में फिनिक्स बस्ती जिसे बस्ती को व्यवस्थापन भी कहा जाता है, कि संस्थापक कौन से थे इसमें? तो इनमें से महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी थे फिनिक्स बस्ती के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए 53 वाले में। अगला देखते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। 155 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंधित है? तो पिंगली वेंकैया, ये हमारे राष्ट्र ध्वज की जो है इसके डिजाइन यही किए थे। तो अगला देखते हैं 56 वाले में। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो सचिन सान्याल, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। 156 वाले में ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता घोषणा जारी किया था। 57 में क्या है? 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने का क्या कारण था? यानी महात्मा गांधी और जिन्ना में जो वार्ता हुआ 1944 में वो फेल हो गया। फेल होने का कारण था कि राजगोपालाचारी ने जो अपना सूत्र जारी बनाया था, उन सूत्रों पर जो है जिन्ना सहमत नहीं हुए, इसकी वजह से ये फेल हो गया। ऑप्शन नंबर सी। 58 में क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो कैबिनेट मिशन प्लान मेरे भाई भारत के लिए एक महासंघ के लिए विचार किया था। और कुछ लोग परिसंघ लगा देंगे, गलत हो जाएगा। राज्यों का संघ ये भी गलत है, महासंघ सही होगा।
तो चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 59 निम्नलिखित रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। डोमिनियन दर्जा, पृथक निर्वाचन मंडल, ये भी थी। नेहरू रिपोर्ट में ये भी मांग की गई थी डोमिनियन दर्जे की। एकात्म तथा लोकतांत्रिक केंद्र की, वयस्क मताधिकार की। ये पृथक निर्वाचन की मांग नहीं किया गया था, इसलिए ये गलत है। तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर अपना 160 में देखते हैं क्या है। कांग्रेस इनमें से किस समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थे? कांग्रेस में इनमें से समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई आज हम लोग देख लिए अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन का जितने भी प्रश्न थे 160, इसका हमने आधा पहले पार्ट में देखा था और आज हमने दूसरे पार्ट में इसको ख़त्म कर दिया। तो अब तक जितने भी आयोग में, जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन बनते हैं, जो इर्द गिर्द सभी परीक्षाओं में घूमते हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको आज पूरा इसमें रखा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।